ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चिट्ठी लिखने की लोड़ पैगी? ये अपील डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब के वोटर्स के लिए ख़ास तौर पे की है, क्योंकि 10 साल जो उन्होंने मेहनत करके इस बगीचे को सींचा था वो उनकी आंखों के सामने उजड़ता हुआ दिख रहा है। उन्हें बड़ी पीड़ा है, दुख है इस बात का कि इस खूबसूरत देश को, इस खूबसूरत सूबे को कैसे तबाह किया जा रहा है, कैसे नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, कैसे किसानों को ख़ास तौर पे उनको कितना उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है। तो उन्हें लगा कि पंजाब के वोटर से वो मुखातिब होकर उनको एक अपील दें, बताएं कि 10 साल यूपीए की सरकार में, जिसमें वो प्रधानमंत्री थे, उस सरकार ने पंजाब के लिए क्या क्या किया, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, सब वर्गों के लिए जो उन्होंने काम किया वो याद दिलाना चाहते थे और लोगों से अपील भी करना चाहते थे कि फिर से कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए ताकि पंजाब के वो सुनहरे दिन फिर आ सकें। लेकिन सर, जितनी बार भी बीजेपी के किसी लीडर से बात होती है वो हमेशा कहते हैं कि 10 साल पहले भारत कहीं पर नहीं था। बहुत सारी वीडियोस बीजेपी के अपने प्लेटफॉर्म्स पर भी जारी की जाती हैं जहां पर प्रधानमंत्री जो साबका थे उनको पीछे खड़ा हुआ दिखाया जाता था जब भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाते थे। लेकिन कहते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में भारत को सबसे आगे ले आए हैं और उन्होंने ही सब कुछ किया है। इन स्टेटमेंट्स को, इन वीडियोस को आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं? पूछ रही हैं तो आपको भी हंसी आ रही है, मुझे तो हंसी आ ही रही थी सुनकर। ये आदमी जो आजकल प्रधानमंत्री है, 4 जून तक तो है ही, ये समझते हैं कि सूरज भी इनकी अनुमति से उगता है और इनसे पूछ के अस्त होता है। कल बोला कि महात्मा गांधी को दुनिया में कोई जानता ही नहीं था, फिर कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। अब जो आदमी बायोलॉजिकल नहीं मानता अपने आप को, क्या आप उसको लॉजिकल मानेंगे? तो वो तो लॉजिकल भी नहीं है, तो उनकी बातों को कौन गंभीरता से लेता है? आप सोचिए ठहराव डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो ठहराव था। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ओबामा खुद उनको रिसीव करने आना और ओबामा का ये शब्द कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है, ये शब्द कभी मोदी जी के लिए कोई बोल सकता है? चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं उनकी, क्योंकि बातें ऐसी करते हैं। मनमोहन सिंह जी का मुकाबला मोदी जी कभी नहीं कर सकते। मोदी जी को तो अटल जी के पाँव की धूल तक पहुंचने में भी बहुत अरसा लग जाएगा। कहाँ मनमोहन सिंह जी की बातें करते हैं, नेहरू जी की बातें करते हैं, भूल जाना चाहिए इनको। लेकिन अक्सर हमने देखा है पंजाब में कांग्रेस की बात करते हैं तो हमने अक्सर ये सुना है, 2022 को अगर एनालाइज किया जाए तो भी, जलंधर की बाई इलेक्शंस को एनालाइज किया जाए तो भी, एक चीज़ देखने को मिलती है कि कांग्रेस में अपने अंदर ही जो डिविजन्स हो जाती हैं वो सबसे बड़ा कारण बनती हैं कांग्रेस की हार का। इस बार भी वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। चंडीगढ़ की अगर बात करें, कांग्रेस के कुछ लीडर नाराज़ हो गए और उन्होंने ये कह दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, 4 जून के बाद इंडिया अलायंस चंडीगढ़ से बाहर जाना चाहिए। अब बीच बीच में कई बार मनमुटाव हो जाता है, कुछ शिकायतें होती होंगी, मुझे नहीं मालूम, जो आप कह रहे हैं उसके डिटेल्स मेरे को नहीं मालूम। लेकिन कांग्रेस पार्टी कमोबेश सब जगह एक होकर लड़ रही है। वोटर हमारा एकदम मजबूती से हमारे साथ खड़ा है, काडर हमारा मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। ये परिवारों में छोटी मोटी बातें होती हैं, वो अलग बात है, उसको ज़्यादा तवज्जो देना मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत है उसकी। लेकिन जब हम पंजाब की सियासत को देखते हैं, आपने भी एनालाइज किया होगा, आज के समय में आप अगर पंजाब की सियासत को समझते हैं, 2 सियासी पार्टी जो हैं वो एक तरफ एक साथ है। आज यहाँ पर पंजाब में वो आमने सामने है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इन दोनों के आंकलन को आप किस तरीके से करते हैं? क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है? देखो, यहाँ अलग होना ज़रूरी था। यहाँ इस सूबे ने कांग्रेस पार्टी को पिछले असेंबली चुनाव में एक जिम्मेदारी दी थी। वो जिम्मेदारी थी कि साहब आप विपक्ष में बैठो, आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हो, आप
सरकार को जवाबदेह बनाओ, आप सरकार को कटघरे में खड़ा करो, आप सरकार से सवाल पूछो। अगर हम यहाँ गठबंधन कर लेते आम आदमी पार्टी के साथ तो इस सूबे के साथ बहुत बड़ा धोखा करते, इसलिए गठबंधन यहाँ पंजाब में संभव नहीं था और ना करना चाहिए था। रही बात आंकलन की, तो मैं पंजाब में कई ज़िलों में घूमा हूँ, कई हलकों में गया हूँ, कहीं भी मुझे आम आदमी का जोर नहीं दिखता, कहीं भी नहीं दिखता। मुकाबला हमारा बाकी पार्टियों से है पंजाब में, आम आदमी पंजाब में नहीं दिख रही। मतलब आप उनके अगर उनको एनालाइज करते हैं पिछले 2 साल में जो हमारे सीएम हैं उन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया। बिजली उन्होंने मुफ्त दे दी, नौकरियां हर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। उसके अलावा अगर उनकी तरफ से सुना जाए टेल एंड तक पानी गया है। आपको नहीं लगता कि ये काम उनके लिए बोलेंगे सब? आप ये जितने भी दावे करते हैं क्या आपको सही लगते हैं? पेंशन मिली, महिलाओं के खाते में 1000 रुपये आए, पूछिए। राशन की क्या स्थिति है, पूछिए। तो ये सब बातें बोलना अलग चीज़ है। सड़क पर जब आप जाते हैं, गाँवों में जब आप जाते हैं, पिंड में जब आप जाते हैं, तो जवाब मिलता है लोगों से कि साहब गलती हो गई, इनको अब हम नहीं देंगे। आप वादों की बात कर रहे हैं जो उन्होंने किया, आप कह रहे हैं कि वो नहीं हुए। आपने भी इस बार वादे किए हैं, 1 लाख रुपए का वादा किया, किसानों की जो कर्जा है उसे मुक्त करने का वादा किया, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया। क्या आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि जब स्वामीनाथन रिपोर्ट हुई है तब आप ही की सरकार थी केंद्र में। स्वामीनाथन रिपोर्ट में 126 रिकमेंडेशंस थी, उसमें से 99 हम कर गए, 100 हम कर गए, 26 बची थी। 25 नरेंद्र मोदी ने कंप्लीट की, एक बच गई जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। 10 साल मिले इन्हें, नहीं किया इन्होंने। क्यों नहीं किया? हमें तो सज़ा मिल गई, जो हमने किया या नहीं किया उसकी सज़ा हमें मिल गई। अब हम भी सीख कर आए हैं वापस। कर्नाटक में हमारी सरकार देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए, पड़ोस में ही है। उससे पहले अशोक गहलोत जी की सरकार देख लीजिए, या हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार देख लीजिए। सब ने जो गारंटियां दी थी वो पूरी की, और कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में कर रहे हैं। लेकिन इस बार पंजाब में से जितने भी आपके वरिष्ठ नेता थे वो सब भाजपा में चले गए। चाहे हम आपके जो एक्स प्रेसिडेंट हैं सुनील जाखड़ उनकी बात कर लें, या उनके बाद लंबी एक लिस्ट है जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, या कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में भी चले गए। आपको नहीं लगता उसका भी असर इस बार देखने को? वरिष्ठ होता है ना, वो विचारधारा से मजबूत होता है, वो कहीं नहीं जाता। जो चला जाता है मैं उसको वरिष्ठ नहीं मानता। मतलब आप सुनील जाखड़ को कह रहे हैं वो वरिष्ठ नेता है? हमारे यहाँ वरिष्ठ नेताओं की कमी है। हमारे यहाँ एक से एक खूबियों वाले नेता हैं और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। जो जाता है उस वक्त बुरा लगता है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हम फिर चल पड़ते हैं। इतनी पुरानी पार्टी, 137 साल पुरानी पार्टी, उसको इतना बड़ा समुंदर है, उसमें से कुछ बूंदें अगर कहीं बाहर भी चली जाती हैं तो समुंदर क्या कम हो जाता है? लेकिन इस बार आपके जो प्रधान है, मौजूदा प्रधान पंजाब कांग्रेस के, वो भी लड़ रहे हैं और उनका सामना मौजूदा एमपी से है रवनीत बिट्टू, जो पहले आप ही की पार्टी से थे। लेकिन रवनीत बिट्टू इस बार कहते हुए बहुत सारी चीज़ें नज़र आई। कहते कि ऊपर से सियासत सारी बिगड़ चुकी है, केंद्र में जो इनकी सरकार है, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं हेड ऑफिस में जितने भी बैठते हैं, कहते हैं उनके पास कुछ रह नहीं गया। जल पंजाब में उन्हें लीडर्स नहीं मिल रहे, खोखली हो गई है पार्टी। उन्होंने ऐसे बहुत सारी शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की। लगता नहीं उनका भी एक असर देखने को मिल सकता है? बोलने दीजिए, नतीजों के दिन पहली 10 सीटें हिंदुस्तान में जो आएंगी कांग्रेस के झोली में, उसमें से लुधियाना एक होगी सबसे पहली 10 में, लिख लीजिए आज आप। लेकिन आप ये बात कह के जा रहे हैं कि जो राजा वड़िंग है वो जीत के उतरेंगे? 100% जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे सीनियर लीडर जो है कांग्रेस के, उनके साथ। उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि कांग्रेस जो है लुधियाना में पहली सीट जीतेगा और इसको लिख कर ले लीजिए। इस वक्त साडे नाल कांग्रेस के सीनियर लीडर जिहड़े ने दविंदर यादव जी मौजूद ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे ने, और साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जिहड़ी चिट्ठी लिखी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ करनी जरूर बनती है। सर, जिस तरीके नाल चिट्ठी लिखी गई है, किन्ना क असर ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि पंजाब की जनता के उत्ते साबका प्रधानमंत्री की इस चिट्ठी के नाल होएगा? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका सम्मान ना सिर्फ पंजाब में और इस देश में, बल्कि वो एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में बहुत जाने और पहचाने जाते हैं। वो एक अच्छे शिक्षाविद के साथ साथ इकोनॉमिस्ट हैं, और 10 साल की बहुत सफल सरकार चलाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया है। पिछले 10 साल में जो कमियां देखने को मिली हैं, जिस तरीके से आज किसान परेशान हैं, जैसे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, एक तरफ 30-30 लाख नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, और दूसरी तरफ 30 लाख नौजवानों को बिल्कुल भटकना पड़ रहा है। उनकी चिंता है, छोटे व्यापारियों की चिंता है, महंगाई की चिंता है,
उन सभी बातों को बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने लेटर में लिखा है, उन चिंताओं को जाहिर किया है और कहीं ना कहीं उनकी बात का निश्चित ही एक जो जागरूक वोटर होगा उसके ऊपर पड़ेगा। मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब क्योंकि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने इन चिंताओं को जाहिर किया, उसके साथ साथ उनके समाधान के बारे में चर्चा की है। तो जो जागरूक वोटर होगा वो सामने आएगा, निकलेगा और इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनाने का काम। लेकिन बीजेपी अक्सर आपकी स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई नज़र आई है। हमने भी पढ़ा है, सुना है कि इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे अच्छे रहे हैं, लेकिन भाजपा के लीडर इसको हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करते रहे हैं। कहते कि 10 साल में जितनी इकोनॉमी में हमने अच्छी तब्दीली लाई है, कभी कांग्रेस वो ला ही नहीं पाई। तभी शायद उसी का नतीजा है कि आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस देश में है। शायद यही उसी का नतीजा है कि महंगाई आज छप्पर फाड़ गई है। आज महिलाओं को अपनी किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया। मैं मानता हूँ कि और आप जीडीपी की ग्रोथ देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में जो 8% होती थी आज 6% रह गई है। तो कौन से आंकड़े की बात करना चाहते हैं? हमें कोई कांग्रेस को या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता का सर्टिफिकेट चाहिए और जनता सर्टिफिकेट देगी। लेकिन इस बार पंजाब में आपने भी लंबा समय बिता लिया, आपने भी पंजाब की सत्ता को देखा है, सारी सियासत आप पंजाब की भी देख रहे हैं। आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं इस स्थिति को, क्योंकि आज शाम से प्रचार बंद हो जाएगा, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए क्योंकि मैं ट्रैवल किया है ज़्यादातर पूरा ये क्षेत्र और कहीं ना कहीं आज एक बात जो माहौल देखने को मिल रहा है वो स्पष्ट कहता है कि जनता आज चुनाव लड़ रही है मौजूदा सरकारों के खिलाफ और कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा जो फ़ायदा है वो कांग्रेस को मिलेगा, वो इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आज जब लोग परेशान हैं वो इस सरकार को बदलना चाहते हैं। आज चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सरहद की सीमाओं को जो रक्षा करने के लिए हमारे नौजवान जाते हैं उनकी बात हो, आज हर कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस सरकार से, मौजूदा सरकार से परेशान ना हो। लिहाजा एक बहुत अच्छा माहौल ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में देखने को पिछले जितने भी हमारे ये चुनाव हुए हैं उसमें देखने को मिला है और उसी का असर ये लास्ट जो हमारा पड़ाव है 1 जून को उसमें भी देखने को मिलेगा। 10 साल पहले लोग आपसे भी नाराज़ हुए थे, लोगों को नाराज़गी थी, तभी भाजपा को उन्होंने चुनकर आगे लेके आए। इस बार आपने बड़े वादे किए हैं, 1 लाख रुपए का वादा किया, एमएसपी जो है वो देने का वादा किया है, स्वामीनाथन रिपोर्ट का वादा किया है आपने। आपको लगता है कि कांग्रेस प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को पॉसिबल कर पाएगी अगर लोग चुनते हैं तो? कांग्रेस ने हमेशा सच का साथ दिया है, जो कहती है उसको करके बताती है। हमने बहुत सोच समझ कर लोगों की पीड़ाओं को समझते हुए और एक बहुत अच्छा न्याय पत्र देने का काम किया है। कांग्रेस ने जब जब जो बात कही है उसको करके दिखाया है। उदाहरण आपके सामने, चाहे वो राजस्थान की सरकार रही हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, मौजूदा हमारे कर्नाटका की और तेलंगाना की सरकार हो या हिमाचल की सरकार हो, जो बात राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक मंच पर कही है उसको जल्द से जल्द लागू करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। मात्र एक साल में हमने सारी अपने जो हमने कहा था, जो हमने प्रोमिसेस लोगों को किए थे वो हमने पूरे करने का काम किया है। आज भी हमारे न्याय पत्र पर माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़गे जी का बाकायदा साइन है और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गारंटी है क्योंकि राहुल जी ने जो कहा है वो किया है और मुझे पूरी उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम सभी वादों को पूरा करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, इंडिया अलायंस से नाराज़गी, चंडीगढ़ के कुछ लोगों को, कुछ लीडर्स कांग्रेस के जो हैं उनको नाराज़गी हुई है इंडिया अलायंस से। वो कह रहे हैं हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, चंडीगढ़ में भी इंडिया अलायंस नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा है, कई बार लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए कई छोटी छोटी चीज़ें हमें नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं और आज देश के सामने संविधान को बचाने की लड़ाई थी। लिहाजा जो ज़रूरी समझा गया वो लीडरशिप ने किया। छोटी मोटी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लीडरशिप में आस्था लगातार है और आगे भी बनी रहेगी। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हम सीनियर लीडर देवेंद्र यादव जी से बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा है कि लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, और उसी तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया गठजोड़, इंडिया अलायंस काम करता रहेगा, लेकिन देखना होगा लोग किस तरीके से इस अलायंस को प्रोत्साहित करते हैं और कितने आंकड़ों से जीत दिलवाते हैं, और कहाँ कहाँ इंडिया अलायंस की जीत होती है और कहाँ दूसरी पार्टीज़ की जीत होती है। लेकिन ये सब चीज़ें हम आपको अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए ग्लोबल पंजाब टीवी। इस वक्त सियासत चल रही है, सियासत ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਜੀ ਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੜੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੁੜੀਏ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੋਇਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਯਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੰਗਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੀਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਚੱਲੇਗਾ? 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? 80% ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਗਈ 20% ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਅੱਗੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਬਣਨਾ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 20% ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਣ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ।
ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਧੱਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 80% ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, 20% ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਜੋ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਨ। ਕੌਣ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਹੀ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।